स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा भूगोल कक्षा 9वीं चैप्टर 3 की अफवाह। अफवाह के बारे में हम चर्चा करेंगे। भूगोल का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि पेपर के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। कुछ याद रखने योग्य बातें। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उपयोग होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझे? पहली बात तो अपवाह क्या है? एक नदी तंत्र की व्याख्या है। एक क्षेत्र की एक स्पेसिफिक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या है, उसके लिए हम अपवाह वर्ड यूज़ करते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेज़न नदी है। भारत में गंगा नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। जल विभाजक एक ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या ऊंची भूमि है जो दो पड़ोसी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। क्या? जल विभाजक एक ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि है जो दो पड़ोसी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। द्रोणी क्या है? मतलब जहाँ पानी गिरता है आके। भारतीय नदियों के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय की नदियाँ हम बांट लेते हैं और एक तरफ हम बांट लेते हैं प्रायद्वीप की नदियाँ। प्रायद्वीप यानी कि दक्षिण भारत की। हिमालय की नदियों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्री नदी तंत्र, और प्रायद्वीप नदियों में नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। नदी के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? उसका उद्गम स्थल, कहाँ से जिसकी शुरुआत हुई है, ऊपरी भाग, मध्यम भाग, विसर्प, गोखुर झील, निचला भाग, डेल्टा यानी कि आगे रही है नदी का मुहाना। ये नदी के विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब हम इस चार्ट के माध्यम से हिमालय की नदी के बारे में देखेंगे कि जैसे उदाहरण के रूप में नदी तंत्र सिंधु नदी है। उद्गम इसका मानसरोवर झील से होता है। लंबाई 2900 किलोमीटर है। सहायक नदियां इसकी हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। श्रेणी क्षेत्र है इसका भारत, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, पाकिस्तान। विशेषताएं इसकी है सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ मिठानकोट में सिंधु नदी में मिलती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदियों में इसके नाम शामिल किया जाता है। नदी तंत्र में बात करें आगे इस तरफ देखेंगे दक्षिण प्रायद्वीप नदियों के बारे में। पहले हम हिमालय नदियों के बारे में बात कर ले। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी है। इसकी 2500 किलोमीटर से अधिक लगभग लंबी है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, बेतवा इसकी सहायक नदियां हैं। श्रेणी क्षेत्र इसका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल है। विशेषताएं गंगा नदी का ढाल में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर 1 मीटर की गिरावट आती है। इस नदी तंत्र में मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। कृषि योग्य भूमि में निर्माण में सहायक है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से इसका उद्गम माना जाता है। दिबांग, लोहित और केनुला इसकी सहायक नदियां हैं। तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश इसका क्षेत्र है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बाखा शिखर के पास पहुंचकर ये यू अक्षर जैसे मुड़ के भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर? नामचा बाखा शिखर पर। इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। आगे देखिए हम दक्षिण प्रायद्वीप नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं। नर्मदा नदी जिसका उद्गम है मध्य प्रदेश के निकट अमरकंटक की पहाड़ियों से। लंबाई है जिसकी 1312 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं इसकी शक्कर, दुधी, तवा, गंजल आदि। द्रोणी क्षेत्र है इसका मध्य प्रदेश तथा गुजरात आदि। विशेषताएं इसकी समुद्र तक पहुंचने से पहले जबलपुर के निकट संगमरमर में गॉर्ज और धुआंधार प्रताप का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। धुआंधार प्रताप पूछ लिया जाता है कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा। तापी द्रोणी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा में श्रृंखला से निकलती है। 724 किलोमीटर इसकी रेंज है और
पूर्ण, गिरना और पंजरा इसकी सहायक नदी हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र इसका क्षेत्र है। ये नर्मदा के समानांतर एक अंश घाटी में बहती है। गोदावरी द्रोणी की बात करें, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। 1500 किलोमीटर इसका पूरा जो प्रवाह है। पूर्ण, वर्धा, प्रहिंता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर ये गुजरती है। ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि में से निकलती है और 860 किलोमीटर लंबी है। शिवनाथ, मांड, दया आदि इसकी सहायक नदियां हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है महानदी। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकट से निकलती है, 1400 किलोमीटर लंबी है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कावेरी द्रोणी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, 760 किलोमीटर लंबी है। अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काम्बिनी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक इसका क्षेत्र है। कुदलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अब देखिए मुख्य नदियाँ एवं झीलें। भारत की मुख्य नदियाँ एवं झीलें की बात करें, देख सकते हैं किस तरह से इसमें दिखाया भी हुआ है। जिन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है उन्हें बारहमासी नदियाँ कहते हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के समूह को नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी तंत्र के कुल जल का 20% जल उपयोग कर सकता है। हिमालय की नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपरदन के साथ ही भारी मात्रा में सिल्ट व बालू का संवहन करती हैं, यानी कि साथ ले आती हैं। हिमालय की नदियां मध्य एवं निचले भागों में विसर्प, गोखुर, झील तथा निक्षेपण आकृतियां निर्माण करती हैं। यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं हिमालय की नदियां। हिमालय और प्रायद्वीप नदियों में अंतर इम्पॉर्टेंट है। हिमालय की नदियों में पहला देखें तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय की नदियां होती हैं और अधिकतर नदियां, प्रायद्वीप की बात करें, अधिकतर नदियां पश्चिमी थार से निकलती हैं। हिमालय की दूसरा पॉइंट देखें तो इन नदियों को पर्वतों से पिघलने वाली हिम व वर्षा का जल प्राप्त होता है और प्रायद्वीपियों को नदियों का प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। इनकी लंबाई अधिक होती है हिमालय की नदियों की और प्रायद्वीप नदियों की इनकी लंबाई कम है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में टीसेंगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित है। इसके उद्देश्य हैं प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकलाप को पूरा करने का प्रयास है। प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा एवं तापी पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारंधन मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। अब झीलों की उपयोगिता देखें। झीलों की उपयोगिता क्या है कि ये बाढ़ की रोकथाम करती हैं, नदी के बहाव को सुचारू बनाती हैं, जल विद्युत का निर्माण करती हैं, नमक निर्माण करती हैं, सिंचाई में सहायक है, जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित करती हैं, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। झीलों की कितनी सारी उपयोगिता है। एक अंक वाले प्रश्न को देखें। पर्वत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और ज्वारंधन मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। धुआंधार प्रताप किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर।
अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों जीवाओं के कारण बनती है, जैसे लैगून कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी का नाम बताइए? गंगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। किस स्थान पर गंगा पर्वतीय भाग में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और सोन। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। अब 3 से 5 अंकों वाले प्रश्नों की बात करें तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप नदियों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। हिमालय की नदियां, हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी होती हैं। यह नदियां अपनी उत्पत्ति से समुद्र तक लंबा रास्ता पार करती हैं। यह अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं और पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि इसके उदाहरण हैं हिमालय नदियों के। अब बात करें प्रायद्वीप नदियों की। अधिकतर प्रायद्वीप नदियां मौसमी होती हैं। प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम होती है और यह छिछली होती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसके उदाहरण हैं। सिंधु नदी तंत्र की व्याख्या करें। अब सिंधु नदी तंत्र क्वेश्चन दूसरे की व्याख्या करनी है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का ढाल बहुत धीमा है। इसका 1/3 भाग ही भारत के जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में है। बाकी शेष पाकिस्तान में है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न की बात करें, गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी गंगा की हिमालय में मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जबकि चंबल, सोन, बेतवा प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गंगा पूर्व दिशा में फरक्का तक बहती है और फिर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक भागीरथी, हुगली जो बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी शाखा बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। गंगा नदी तंत्र उत्तर के विशाल मैदान के बहुत बड़े भाग को सींचता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर है। नामचा बरूखा शिखर के पास पहुंचकर ये यू अक्षर जैसा मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एक गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। दिबांग, लोहित, केनुला इसकी सहायक नदियां हैं। भारत में असम के मैदान को यह नदी मुख्यतः सींचती है, परंतु वर्षा ऋतु में इसकी बाढ़ असम में अधिक नुकसान करती है। असम में इसमें गाद बहुत होती है। 5वें प्रश्न की बात करें, झीलें मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? नदियों के आर्थिक महत्व की विवेचना करें। कोई 3 बिंदु। 5वां प्रश्न की बात करें, झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। झीलें आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलें पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं। 6वां प्रश्न, नदियों के आर्थिक महत्व का विवेचन कीजिए। कोई 3 बिंदु। नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए है। नदियों के तट प्राचीन काल से ही निवास स्थान रहे हैं। यह गांव अब बड़े बड़े शहर बन चुके हैं जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 7वें प्रश्न की बात करें, नदियों में प्रदूषण के कारणों की समीक्षा करते हैं। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उद्योगों के द्वारा अपरिष्कृत
कचरे को नदियों में बहा देने से प्रदूषण बढ़ा है। शहरीकरण के कारण भी प्रदूषण बढ़ा है। 8वां है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों होती है? तिब्बत ठंडा तथा शुष्क क्षेत्र है। वर्षा कम होने की वजह से इसकी सहायक नदियों में भी जल की मात्रा कम होती है। जल कम होने के कारण इसकी अपरदन शक्ति कम है, जिसके कारण इसमें गाद की मात्रा कम होती है। 9वां प्रश्न, ज्वारंतमुख क्या होते हैं? जब नदी समुद्र में तीव्र ढाल के साथ गिरती है तो उसकी गति भी तीव्र होती है, जिसके कारण उसके मुहाने पर कोई निक्षेपण नहीं हो पाता है। यही मुहाने ज्वारंतमुख कहलाते हैं। सहायक नदियों और वितारनिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि सहायक नदियों और वितारनिकाओं में अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले बात करें सहायक नदियों की। वह नदी जो किसी बड़ी नदी में आकार में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। यह नदी मुख्य नदी का जल स्तर बढ़ा देती है और उसके प्रवाह को भी तेज कर देती है, जैसे यमुना गंगा की सहायक नदियां हैं। वितारनिका वह नदी जो किसी नदी से अवरोध के कारण अलग होकर बहने लगती है, वितारनिका कहलाती है। यानी कि एक नदी चलती आ रही है, वो दो हिस्सों में अलग होगी। यह नदी के जल स्तर को घटा देती है और उसके प्रवाह को भी धीमा कर देती है, जैसे हुगली गंगा की वितारनिका है। द्रुमाकृतिक प्रतिरूप। 11वां प्रश्न है, नदियों के द्वारा निर्मित विभिन्न अपवाह प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। 11वां है, पहला द्रुमाकृतिक प्रतिरूप, जालीदार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप, अंतर्देशीय अपवाह प्रतिरूप। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? महानदी, तापी, कावेरी, गोदावरी। इनमें से गोदावरी सबसे लंबी है। गोदावरी नदी की दो सहायक नदियां हैं, पूर्णा और वर्धा। गोदावरी नदी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकार व विस्तार के कारण। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।